वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है वेग नियम, जो हमारे चैप्टर 3 रासायनिक बल गति 12th की केमिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक है आज का वो है वेग नियम, या उसे हम कह सकते हैं दर व्यंजक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि वेग नियम या दर व्यंजक क्या होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि वह गणितीय व्यंजक जो अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया की दर की प्रायोगिक निर्भरता को दर्शाता है। ठीक है, किसकी प्रायोगिक निर्भरता को दर्शाता है। ठीक है, तो वे क्या कहलाता है हमारा, उसे हम क्या कहते हैं, वही हमारा वेग नियम कहलाता है। ठीक है, वे हमारा क्या कहलाता है, वेग नियम। या इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, वेग नियम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या स्थिर ताप पर अभिक्रिया। ठीक है, स्थिर ताप पर अभिक्रिया दर अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हम अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये है कि वे गणितीय व्यंजक मतलब मैथमेटिकल, ठीक है, वो गणितीय व्यंजक जो अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया की दर की प्रायोगिकता, ठीक है, प्रायोगिक निर्भरता को दर्शाता है। किस चीज को दर्शाता है, प्रायोगिक निर्भरता को दर्शाता है। ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है, वेग नियम कहलाता है। अब हमें अगर ये हमें हार्ड लग रहा है तो हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे कि स्थिर ताप मतलब एक कोई चीज है तो वो स्थिर ताप पे है, कोई चीज हमने गर्म करी है, ठीक है, तो वो एक स्थिर ताप पर है, तो वो स्थिर ताप पर अभिक्रिया दर अभिकारकों की सांद्रता, अभिक्रिया दर और अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के, मतलब उन दोनों के क्या गुणनफल के समानुपाती होता है, मतलब एक सा होता है। ठीक है, समानुपाती मतलब उन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि अब हम यहाँ पर सूत्र के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो हम कैसे देखेंगे, देखिए कि अब हम लिखते हैं कि माना स्थिर ताप पर, अब हम देखेंगे कि अभिक्रिया को हम, ये आएगा हमारा कि माना स्थिर ताप पर अभिक्रिया, ठीक है, माना स्थिर ताप पर अभिक्रिया, तो हम यहाँ पर सूत्र के अकॉर्डिंग देखेंगे, हमने क्या ले लिया यहाँ पर N1 A प्लस स्मॉल n आएगा यहाँ पर, ठीक है, N2B, ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट।
ठीक है, अब ये हमारा क्या होगा, ये इतना क्या हो गया हमारा रिएक्टेंट्स मतलब अभिकारक। रिएक्टेंट ये हमारे क्या हैं, रिएक्टेंट्स मतलब अभिकारक। ठीक है, ये क्या है हमारा उत्पाद, प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये जो है N1A N2B ये क्या है हमारे रिएक्टेंट है। अब हमने इस पे इस सूत्र के मुताबिक हम देखेंगे। अब इसमें इसकी सांद्रता क्या है, A है, और इसमें N2 की सांद्रता क्या है, B है। ठीक है, अब हमें इतना पता चल चुका है कि इसमें Na की सांद्रता, N1 की सांद्रता A है, N2 की सांद्रता जो है हमारी B रहेगी। अब हम यहाँ देख लेंगे कि अभिक्रिया दर किसकी होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, हमने यहाँ पर पढ़ा है ना कि इस स्थिर ताप पर अभिक्रिया दर अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती। अब ये अभिकारक है, अभिकारक जो है ये सांद्रता इसकी अभिकारक की सांद्रता क्या है, A है, इसकी सांद्रता भी है। ऐसे हमने यहाँ पर क्या लिखा है, अभिक्रिया दर इस समानुपाती किसकी, ये इसकी समानुपाती होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखें, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने जो भी यहाँ पर ये पढ़ी है कि स्थिर ताप पर अभिक्रिया दर अभिकारकों के सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होती है, तो इसको हम सूत्र के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो ये ऐसे करके आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि x और y क्रमशः N1 व N2 के समान या असमान हो सकता है। ठीक है, N1 या N2 के समान या असमान हो सकता है, असमान हो सकता है। ठीक है, अब हमें पता चलना चाहिए कि ये x और y क्या है। x और y जो है ये प्रायोगिक निर्भरता को हमें दर्शाते हैं। जो हमने उसमें अपनी जो हमने थ्योरी थी उसमें देखा था कि अभिक्रिया ये क्या चीज़ है, हमारे अभिकारक है, और ये क्या है, प्रायोगिक निर्भरता। ठीक है, ये किस चीज़ को दर्शाते हैं, प्रायोगिक निर्भरता को दर्शाते हैं। अब हम देखते हैं कि x और y जो है क्रमशः N1 व N2 के समान भी हो सकते हैं या असमान भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे जो हमने थ्योरी में पढ़ा था उसको हम सूत्र के अकॉर्डिंग इसको फर्स्ट वाले को ऐसे लिखेंगे कि अभिक्रिया दर इज इक्वल्स टू k A की घात और B की घात। ठीक है, B की घात। ठीक है, ये K क्या है हमारा, K जो है यहाँ पर हमारा शो करता है वेग स्थिरांक को। ठीक है, ये किस चीज को शो करता है, हमारा वेग स्थिरांक को। अभिक्रिया दर मतलब रिएक्शन रेट जो हमारा होता है वो K A की घात x B की घात y। इसको हम जो है न्यूमेरिकल में जब करेंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा। ये एज अ फॉर्मूला टाइप में आपको बता रही हूँ। K जो होता है ये वेग स्थिरांक को शो करता है, और ये हमारी जो है अभिक्रिया की दर मतलब जो हमने आज का टॉपिक पढ़ा है उसके लिए ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो हमने पढ़ा है वेग नियम या दर व्यंजक क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि विशिष्ट वेग स्थिरांक क्या होता है। अभी हमने पढ़ा कि वेग नियम क्या होता है, ये सब हमने आपको बताया। अब हम देखेंगे कि विशिष्ट वेग स्थिरांक क्या होता है। ठीक है, तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि माना किसी रासायनिक अभिक्रिया के किसी ऋण अभिकारक
का आणविक सांद्रण ठीक है, क्या आणविक सांद्रण को हम किस चीज़ से शो करते हैं? आणविक सांद्रण को हम शो करते हैं C से। ठीक है, आणविक सांद्रण तथा उसी समय अभिक्रिया के वेग। ठीक है, अभिक्रिया के तथा उसी समय अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया के वेग को हम किस चीज़ से शो करते हैं? dx अपॉन dt। ठीक है, अभिक्रिया के वेग को हम dx और dt से हम शो करते हैं। तो उसके अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होती है। जो इसका अभिक्रिया का वेग होता है तो उसका जो अभिकारक के जो सांद्रण होते हैं उसके समानुपाती होती है। तो हम लिखेंगे कि उसके अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होती है। ठीक है, सांद्रण के समानुपाती होती है। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि हमारे जो अभिक्रिया के वेग का जो फॉर्मूला होता है, अब हम पहले अभिक्रिया के वेग का फॉर्मूला लिख लेंगे। अभिक्रिया के वेग का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? dx अपॉन dt समानुपाती। अब हमें पता है आणविक सांद्रण को हम किससे शो करते हैं? C से। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा C। ठीक है, अब हम लिख देंगे dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू, हमें पता है कि ये भी हमारे अभिक्रिया के वेग ये है, और हमें पता है कि अभिक्रिया के वेग को क्या कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लिख देंगे k इंटू सी। हम dx अपॉन dt भी लिख सकते हैं या k इंटू सी भी हम लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि यदि C इज इक्वल्स टू 1 मोल लीटर 1 हो, तब dx अपॉन dt क्या हो जाएगा हमारा? dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा? k, मतलब वेग स्थिरांक हो जाएगा। ये हमारा विशिष्ट वेग स्थिरांक का फॉर्मूला आ गया। अब हमें पता है कि यहाँ पर k क्या है? k हम यहाँ पर लिख देते हैं कि जहाँ k जो है k इज इक्वल्स टू वेग स्थिरांक। ठीक है, अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि k क्या है। ठीक है, k इज इक्वल्स टू वेग स्थिरांक है और आणविक सांद्रण c है। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि यदि c इज इक्वल्स टू 1 मोल लीटर हो, तब क्या होगा? तब जो होगा dx अपॉन dt जो हो जाएगा वो k के बराबर हो जाएगा, वो k हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि अतः स्थिर ताप पर अभिकारक। ठीक है, अतः स्थिर ताप पर अभिकारक के इकाई सांद्रण पर इकाई सांद्रण पर अभिक्रिया का वेग उस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, अभिक्रिया का वेग उस अभिक्रिया का क्या कहलाता है? वेग स्थिरांक कहलाता है। ठीक है,
ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि विशिष्ट वेग स्थिरांक क्या होता है और वेग नियम क्या होता है। हमने दोनों टॉपिक आज कंप्लीट कर लिए हैं। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि माना किसी रासायनिक अभिक्रिया के क्षण अभिकारक का आणविक सांद्रण c तथा उसी समय अभिक्रिया का वेग dx/dt उसके अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होता है। ये हमारा डेरिवेशन है, ये हम इसको करेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला निकल कर आएगा विशिष्ट वेग स्थिरांक का वो आएगा dx/dt इक्वल्स टू k। ठीक है, अतः स्थिर ताप पर अभिकारक के इकाई सांद्रण पर अभिक्रिया का वेग हमारा क्या हो जाएगा, वेग स्थिरांक हमारा उस अभिकारक का वेग स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, तो ये वीडियो हमारी यहीं पर एंड होती है।